देर के बाद मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई। मेरे लिए जो है वो इट वाज अ हॉरिबल मोमेंट। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। इनके बिल्कुल सर पे थी पिस्तौल। मतलब मुझे तो बगैर गन दिखाई ले गया। वो हो सकता है वो अपनी किडनी के ऑपरेशन के पैसे मांग रहा हो, क्योंकि उसने कुर्ता सिर्फ हल्का सा यूं किया था। जब मैं एंटर हुई हूँ हॉस्पिटल में तो एवरीबॉडी स्टूड अप। उसने बोला कि रुक रुक, उसने बर्स्ट शूट किया। पीछे वाले ने फौरन से आवाज लगाई कि मार दे गोली मार दे इसको। पैरों में ना झटका महसूस हुआ। कराची जाता हूँ तो ट्रैफिक जैम जब होता है तो मैं डरा बैठा होता हूँ गाड़ी, यार अभी कोई दरवाजा खटखटाएगा तो फौरन दूंगा। फिर मेरे अंदर एक धमाका सा हुआ। आई वाज जस्ट रनिंग। तकरीबन 5-6 सेकंड तक हम सकते में रहे कि भाई क्या हुआ क्या है। कराची के लोग शिकायत करते हैं, आप हर वक्त कराची की बुराई करते रहते हैं। तो मैं सिर्फ एक सवाल कहता हूँ कि आप अच्छाई कीजिए। जल्दी। अरे आपके साथ कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये वॉलेट किस ब्रांड का है। आपने इस तरह की मीम्स या प्रैंक्स की वीडियोस अपनी सोशल मीडिया फीड पर तो जरूर देखी होंगी, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स विक्टिम्स के ट्रॉमा पर कोई कंटेंट नहीं बनाता। आज मैं आपको दिखाऊंगी कराची के स्ट्रीट क्राइम्स की अदर साइड ऑफ द स्टोरी। मैं कैसे फेस करूंगी बच्चों को, वो आएंगे और मुझसे मैं उन्हें कैसे ये वाली बात बताऊंगी कि अब नहीं आएंगे बाबा कभी आपको लेने। मेरा दफ्तर शारे फैसल पर है और मैंने सोचा क्यों ना इस रोड का एक सर्वे किया जाए। जी भाई 3 दिन पहले ही छिना है। रिसेंटली छिना है। कराची में कौन है जिसका मोबाइल फोन ना छीना? नहीं, मैं बात कर रहा था और ऐसे ही मतलब छीन लिया और मैं उसके पीछे भी गया, लेकिन वो जी एक दफा हुई थी स्नैचिंग। जी बिल्कुल छिना है। यूनिवर्सिटी से आते हुए उसके बाद गेट पे वहाँ पे छिना था। वो आए मेरे हाथ से छीन के ले गए। 3 दफा जेब में शायद लगती, वो भी निकाल ली, वो भी ले गए। स्ट्रीट क्राइम्स की अक्सर वारदातें 1 मिनट से भी कम टाइम में मुकम्मल हो जाती हैं, लेकिन उस 1 मिनट के लिए योर लाइफ इज ऑन द लाइन। इसलिए तो आप उन्हें फोन दे देते हैं, क्योंकि उस 1 मिनट के लिए आपको लगता है कि आपकी जिंदगी और मौत का फैसला इस दरिंदे के हाथ में है। यह आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला कर रख देता है। जिंदा रहने वाला अगले कई दिनों तक यही सोचता रह जाता है कि अगर वो ट्रिगर दबा देता तो क्या होता। क्या हम इस ट्रॉमा का अंदाजा भी लगा सकते हैं? ऐसा ट्रॉमा जो एक नहीं बार बार होने वाले ऐसे इंसिडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसी यादें जो आपका जहन भुला ना पा रहा हो, क्योंकि आप रोज बाहर निकलते हैं, रोज 1000 बाइक वाले आपके पास से गुजरते हैं। हर गुजरती बाइक से आपको खदशा रहता है कि कहीं मेरा फोन ना छीन ले, क्योंकि हम अपने आप को घर में बंद तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए रोज उन्हीं हालात में हम हिम्मत करके दुआओं का विर्द करके निकल पड़ते हैं कि भाई अल्लाह ही हाफिज है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग नहीं है, लोगों की पूरी जिंदगी डिसरप्ट हो जाती है। वो शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, नौकरियां खत्म हो जाती हैं और कभी कभी तो जिंदगी भी। कराची में हर तीसरे दिन एक शख्स मोबाइल स्नैचिंग के दौरान मार दिया जाता है, यानी एक विक्टिम के सोयम से पहले एक और घर में एक और विक्टिम की मैयत तैयार हो जाती है। पिछले 5 सालों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स कराची में तालिबान, ISS और BLA से 10 गुना ज्यादा लोग शहीद कर चुके हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि शायद कराची के किसी भी मसले के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन मैं करूंगी। इन स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर कराची वाले 2 तरह के अजाब से गुजरते हैं। नंबर 1, जान या फोन छिन जाने का खौफ या सदमा। नंबर 2, इन स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर सोसाइटी का डिसमिसिव या इवन मज़ाहिया एटीट्यूड। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1 फर्स्ट। दरअसल ये मोबाइल अब एक लग्जरी नहीं, ये बिजली, पानी और गैस की तरह एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जिसके बगैर आप शायद जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी और मोबाइल का एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप बन गया है, लेकिन कराची में ये को डिपेंडेंसी थोड़ी मुख्तलिफ है, बल्कि मुख्तलिफ नहीं, जानलेवा। यहाँ अक्सर फोन के साथ साथ जान भी चली जाती है और पीछे रह जाते हैं वो घर वाले जो आपके बगैर जिंदगी का सोच भी नहीं सकते थे। बेखौफ डाकुओं की फायरिंग, समा के सीनियर प्रोड्यूसर शहीद। डाकुओं ने टक्कर लगने के बाद कार पर सामने से गोलियां मारी।
उस दिन भी यही हुआ था कि मैं उनका वेट कर रही थी कि बच्चों को स्कूल से छोड़कर आएंगे और मैं रेडी हो रही थी कि हम लोग साथ नाश्ता करते थे और फिर हम निकल जाते थे। ही वॉज ड्रॉपिंग अस ऑफ स्कूल पे, मतलब उन्होंने हमें छोड़ा और फिर वो वहाँ से गए। और आई रिमेंबर टेलिंग हिम उस वक्त कि आप हमें जल्दी लेने आ जाइएगा, एंड ही वाज लाइक मैं ट्राई करूँगा। तो थोड़ा सा लेट हुआ, फिर मुझे थोड़ी घबराहट होनी शुरू हुई। मैंने कॉल्स करनी शुरू की तो पता चला फ़ोन भी घर पे ही है। तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई और बहुत ही मेरे लिए जो है वो इट वाज़ अ हॉरिबल मोमेंट। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ मुझे नहीं बताया उस वक्त। उन्होंने कहा कि आपकी जो गाड़ी है वो ये है और ये, मतलब उन्होंने जो गाड़ी के बारे में बताया और मुझसे कहा कि आप जो है वो हॉस्पिटल आ जाएं। एंड देन हमारे मामू हमें स्कूल लेने आए थे, एंड देन ही टुक अस टू हमारी ताई के घर हमें जाके पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। उस वक्त तक मैं कुछ इतना ज़्यादा नहीं सोच रही थी, लेकिन जब मैं एंटर हुई हूँ हॉस्पिटल में तो एवरीबडी स्टूड अप मुझे देख के। तो मैं ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था कि ये लोग मुझसे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, इनके बहुत ही ऑड सा बिहेवियर है ये। एकदम से सब लोग मुझे देख के खड़े हो गए अपनी जगह से। फिर मेरे अंदर समझो कि एक धमाका सा हुआ कि अब पता नहीं क्या हुआ है ना अंदर। तो मैं आई वाज जस्ट रनिंग, गॉट होम, न्यूज़ देखी। न्यूज़ पे दे वर सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। दे वर सेइंग कि मारा मारी हुई है। दे वर सेइंग कि मैं और मेरी बहन गाड़ी में थे जब ये सब हुआ। तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल न्यूज़ थी कि ही हैड डाइड और इन्हें शूट कर दिया गया, मैंने उसे माना ही नहीं क्योंकि बाकी सब भी फेक था। उस चीज़ पे बिलीव करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी कि मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं है हमारे जो मेडिकल वाले हैं या हॉस्पिटल्स वाले हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे कहना शुरू कर दिया कि डेड बॉडी को मूव कर दें। आई वाज जस्ट शॉकिंग कि आप मेरे हस्बैंड को डेड बॉडी मत कहें एटलीस्ट। वहाँ से हम लोग दादी के घर गए, एंड देन वहाँ पे जाके बाकी सब ने कंफर्म कर दिया कि ही हैड पास्ड अवे। बाद में मम्मा से बहुत मिन्नतें करके पूछने पे हमें पता चला कि उनको शूट कर दिया गया है व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड दो दूसरे लोग जिनको वो डकैत जो है वो लूट रहे थे। जरूरी नहीं है कि मोबाइल स्नैचिंग के दौरान आपकी जान भी चली जाए, लेकिन अगर गोली लग जाए तो आपकी मौत के साथ साथ आपके घर वाले भी जीते जी मर जाते हैं। बस सलमान मैंने देखा तो इनके बिल्कुल ऑलमोस्ट सर पे थी पिस्टल उस बंदे के। 60 डकैत थे टोटल। तो सबसे करीब वाला था वो बिल्कुल सलमान भाई के सर पे रखी हुई थी उसने। सलमान बिल्कुल एक्सपोज एरिया में बैठे हुए थे। मेरे लिहाज से तो मैं अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया था। मतलब मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया था भागते हुए। तो मैंने कहा था अल्लाह ताला, ये दोस्त है मेरा, उसका आईफोन 15 है, प्रो है, बहुत महंगा है, मुझे पता है, ये बचा लें, देख लूँ। तो जैसे ही ये देखने के लिए मैंने हल्का सा पीछे झलक भी की ना, ऐसा मुझे उसकी आवाज़ कोई नहीं आई कि उसने रोका हो मुझे या कुछ कहा हो। मैं निकल गया था। 11 o'clock थे सुबह, तो मैं यूनिवर्सिटी आई थी, वैन में थी, एंड आई वाज यूजिंग माय फ़ोन। इत्तेफाक था कि वहाँ मतलब मैं निकली हूँ और चलते, मतलब मैंने टेक्स्ट करके फ़ोन बैग में ही रखा था, मतलब रख ही रही थी चलते चलते, और फिर मैं जा रही थी, अचानक से किसी ने मुझसे फ़ोन छीना। तो भारत बस उसने बोला कि रुक रुक, नहीं रुके, और उसने बर्स्ट शूट किया। जैसे मैंने पीछे वो किया, मतलब अपनी गर्दन घुमाई, तो फिर मुझे आवाज़ आई बर्स्ट की ना, ये गोली की। और जैसी आवाज़ आई मुझे पैरों में ना झटका महसूस हुआ। इनकी चीखने की आवाज़ है जब गोली लगी, नज़र नहीं आया कि क्या हुआ। बस जब इनको गोली मारी उसके बाद हमारे पास आए, मैंने वॉलेट और मोबाइल रख दिया फ़ौरन ही। थोड़ा सा रेजिस्ट किया मैंने। अब वो मैं रेजिस्ट कर रही थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया उस वक्त क्या हुआ, तो मैं थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही थी। तो पीछे से जो उसके साथ दूसरा 2 लोग आए थे, एंड दे वर लाइक वेरी यंग, बहुत यंग लग रहे थे, लग रहा था कि कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे। पहले तो 2 सेकंड मुझे लगा कि यार सलमान, अब की बार तुम बचे नहीं हो, मतलब अब हो गया है कुछ ना। तो 2 सेकंड वो है, फिर मुझे फीलिंग आई, ब्लड लॉस शुरू हुआ। फिर ऐसा लगा कि जिस तरह आपने आपके जैसे कोई स्टील की रॉड्स ना आपकी 2 लगा दी हो पैर के अंदर, वो स्टिंगिंग पेन थोड़ा होता है, वो होने लगा। फिर मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि अब मैं गिर गया तो वो आके मुझे मार देगा। पीछे वाले ने फ़ौरन से आवाज़ लगाई कि मार दे, गोली मार दे इसको। तो उसके बाद से जब फिर मैं थोड़ा, जाहिर सी बात नहीं, मेरा माइंड फिर हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने उनको जब फ़ोन दिया, वो फ़ोन लेके गए और फिर वो लोग बैठे हैं और निकल गए। और तकरीबन 5-6 सेकंड तक हम सकते में रहे कि भाई क्या है ये। उसके बाद याद आया कि सलमान भाई थे, साथ बैठे हुए थे, उनको गोली लगी है। तो हम
चीखे भाई कहाँ है सलमान भाई, सलमान भाई। तो मैंने किसी तरह अपने आप को ड्रैग करते हुए दूसरे पैर से सहारा लेते हुए मैं पार्किंग लॉट से पूरा नीचे उतर गया। उतर के गाड़ी के साथ फिर मैं एक जगह बैठ गया और मुझे याद है उतरते हुए मैं फिसल रहा था। वो मैं फिसल इसलिए रहा था कि मेरी जो मैं स्लीपर्स पहना हुआ था उसमें खून इतना जमा हो गया था कि मेरा पैर फिसल रहा था। तो बस जैसे ही मैंने खून देखा तो मैंने कहा भाई सब छोड़ के इनकी जान बचानी है। मैंने जहाँ तक मुझे नॉलेज से हुई था कि भाई ब्लड लॉस से भी बंदा मर जाता है, वो ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक बंदा जो साथ बैठा हुआ था वो आपके सामने चला गया, आप कुछ नहीं कर सके। तो बस उस वक्त बोला लोगों को कि भाई कोई गाड़ी निकाल रहा है। गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, वहीं के रिहायशी लोग थे। बहरहाल पॉजिटिव साइड ये भी थी कि लोगों ने ये बांधा भी और फिर पकड़ के बिठाया भी गाड़ी में। तो फिर इन्हीं की जेब में से चाबी निकाली और फिर मैं जल्दी से भागा। मैंने भी चप्पल ही पहनी हुई थी, ये भी याद नहीं आ रहा भाई कहाँ पर आए हैं कहाँ पर नहीं आए, किस तरफ थी गाड़ी, कहाँ पार्क की थी। तो खैर जहाँ से मैंने गाइड किया कि वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि मतलब मेरा दुपट्टा भी थोड़ा सा ड्रैग करते हुए वो लोग चले गए थे। एंड फिर मैं जब नीचे उतरी तो मेरे दोस्तों को ये लगा कि कोई बदतमीज़ी वगैरह करूँगी, तो वो लोग ऊपर आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भी गन वगैरह देखी तो वो थोड़ा सा बैक ऑफ हो गए। अब जरा एक लम्हे को ये इमेजिन करें, आप सड़क पे पैदल या अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और अचानक से दो आदमी बाइक पे आपको गन दिखाकर आपका पर्स छीनकर भाग जाए। पैसे चले गए, CNI चला गया, क्रेडिट कार्ड्स, सेविंग्स के पैसों का फोन। इस डकैती की वारदात पे आपका क्या रिएक्शन होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम आप खड़े के खड़े रह जाते हैं, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि असल में मेरे साथ हुआ क्या है। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर इन बिहेवियरल हेल्थ सर्विसेज नामी किताब की चैप्टर 3 में ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज पे बात की गई है। इस किताब के मुताबिक आप इब्तिदाई रद्द अमल के तौर पे बहुत सी फीलिंग्स एक साथ महसूस कर रहे होते हैं, जैसे कि गुस्सा, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिनायल और बेबसी। 100 किलोमीटर की रफ्तार से आपके जहन में ख्यालात दौड़ रहे होते हैं, पर फिजिकली आपकी समझ नहीं आ रहा होता कि हम आखिर करें भी तो क्या। उन पे तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका एज। यानी जब मुझसे मेरे साथ जब ये वाक़या हुआ, मैं और मेरी बेगम जा रहे थे, उन लोगों ने आकर दरवाज़ा खटखटाया एक सन्नाटे की सी गली में, तो मैंने कहा भी दे दो इनको, क्या हो सकता, मैंने तो तुम्हारे बेगम के जेवरात उतारने चाहे, तो मैंने कहा यह जेवर दे दो तो या मुझे ले जाएंगे। जब हर आए दिन हम खबरों में या आस पड़ोस के लोगों से मोबाइल स्नैचिंग के किस्से सुनते हैं, तो बाहर निकलकर हमें भी ये खदशा होता है कि हमारे साथ भी इस तरह का वाकया पेश ना आ जाए। हर पास से गुजरने वाली बाइक पे हमें चोर ही नजर आ रहे होते हैं। इवन इफ अगर आपके साथ कभी मोबाइल स्नैचिंग ना हुई हो, और मेरा शुमार भी उन लोगों में ही होता है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में मैंने इस ट्रॉमा को खुद बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया। मैं यूनिवर्सिटी रोड पे थी, ऑफिस से घर जा रही थी, जब मैंने नोटिस किया कि मेरे बराबर वाली बाइक पे एक आदमी मेरे रिक्शा के साथ लग कर चल रहा है, मुस्तकिल घूर भी रहा है। अब यूनिवर्सिटी रोड का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं। मैंने सोचा चलो जैसे जैसे ट्रैफिक खुलेगा ये आगे बढ़ जाएगा। पता नहीं किस गुमान में मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी। वो आदमी मेरे घर तक आया है। मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकती, बल्कि मैं रिकॉल करना ही नहीं चाहती कि उन 20 से 25 मिनट में मैंने क्या क्या सोच लिया था। बीइंग अ वुमन, मैंने अपने जहन में मोबाइल स्नैचिंग के अलावा और भी बुरी चीजें अज्यूम कर ली थी और ये दुआ करनी शुरू कर दी थी कि भाई ये आकर मुझसे मेरा पूरा पर्स ले जाए, लेकिन यहाँ से दूर चला जाए। बट थैंकफुली मैं और मेरा पर्स दोनों सही सलामत घर पहुंच गए थे, लेकिन मैं अगले 4 दिन तक अपने ऑफिस नहीं गई थी। PTSD का नाम सुना है? नाम सुना हो या ना, लेकिन शायद एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो इंसान ट्रॉमेटिक हादसा जैसे कि चोरी या एक्सीडेंट्स के बाद एक्सपीरियंस करता है। ऐसे हादसात का ट्रॉमा इंसान की मेंटल हेल्थ, सेफ्टी का एहसास और रोजाना की जिंदगी को बहुत अफेक्ट करता है। WHO के मुताबिक ग्लोबली 70% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस करेंगे ही, लेकिन जो लोग वायलेंट इंसिडेंट्स का शिकार होते हैं उनके अंदर PTSD डेवलप होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से 3 गुना ज्यादा होते हैं। बाइक वालों से और उनसे तो आपको इनिशियली 1-2 महीने में डर लग रहा होता है या वो हो रहा होता है, लेकिन उसके अलावा मतलब ये वाक़या मेरे साथ कभी कभी ना रिपीट भी होता है। जैसे रात में अगर मैं कभी सो रहा हूँ, नींद आ रही हो नहीं आ रही हो, कभी कभी मुझे पूरा इंसिडेंट तो नहीं, लेकिन गन शॉट वाला जो एक फीलिंग थी ना कि जिस तरह मुझे गन जैसी बुलेट्स लगी थी,
और जो मेरे बॉडी पे रिएक्शन हुआ था, झटका फील किया था मैंने, और फिर जो स्टिंगिंग पेन फील की थी, तो वो अभी तक होता है रिपीट। मुझे ना रात में उसकी एक इसलिए फीलिंग आती है तो मैं कुछ ना कुछ सूरा लगा लेता हूँ या कुछ सुनने के लिए लगा लेता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी टेरिफाइंग होता है जब वो होता है। It was like बहुत मुश्किल था, क्योंकि डेली रूटीन में तो हम वापस आ ही नहीं पाए। वो जो ट्रॉमा हमारे साथ हुआ कि एक ग्रोन मैन was shot just for defending, तो उस ट्रॉमा के बाद से पर्सनली मुझे बहुत weird लगता है कि अब मैं सोचूं कि हाँ मैं बाहर जा रही हूँ, मैं कंफर्टेबल रहूँगी और मैं सेफ रहूँगी। मुझे हमेशा एक डर रहता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। My mother was, for like a few weeks, for a few months, she was traumatized by every biker she saw, क्योंकि उन्हें वही दिमाग में याद आ रहा था। I think she still does it आज तक, कि जिस बाइकर को देखती हैं she just thinks कि starts judging them कि नहीं, they could be a potential snatcher। मेरी बहन has tried to get away from it, और जब भी हम उससे इसके बारे में बात करते हैं वो उसने इतना escape करने की कोशिश की कि जब अब we bring up the topic तो वो भूल चुकी है सब कुछ। वो बोलती है मुझे कुछ याद ही नहीं है। 3 चीज़ें उसमें मेन होती हैं। एक तो ये कि मतलब आपको वो वाक़या या तो फ्लैशबैक्स की तरह नज़र आ रहा है बार बार, या आपके ख्वाबों में आ रहा है बार बार। दूसरे, आप हर वक्त घबराए हुए से हैं। जब भी ख़ासतौर पे वो वाक़या है तो बिल्कुल जैसे एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ जाते हैं इंसान के अंदर, एक जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं हाइपर अराउजल स्टेट। हर वक्त इंसान एक नॉर्मल से ऊपर हवन्नक घबराए, फाइट एंड फाइट उसमें रहता है। और तीसरा जो उसमें मेन जो जिसको हम कहते हैं सिम्टम, जिसकी बुनियाद पे हम PTSD डायग्नोस करते हैं, कि वो उस जगह को जाने में को अवॉइड करने लगता है, उस इलाके में जाने में अवॉइड करने लगता है, उस किस्म के लोगों को फेस करने में अवॉइड करने लग जाता है। हाइपर अराउजल की वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, उसकी कारकर्दगी मुतासर हो रही है, या वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब करता था वहीं पे स्नैच हो गई, अब जॉब पे नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ अवॉइडेंस। तो ये तो है PTSD। उसके बाद ये दूसरी चीज़ में समझने वाली है कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो 2 तरह के मैकेनिज्म्स हमारे लमिया ने दिए हैं कि जो शुरू हो जाते हैं। एक, स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, और अगर स्ट्रेस इतना बड़ा है कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके लिए अनकॉन्शियस मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही देता हूँ कि जैसे आप अपने फ्रिज में या अपने एयर कंडीशनर में सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, और सर्किट ब्रेकर का काम ये होता है कि जब वो लोड उसकी क़ुव्वत से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस चीज़ को ऑफ कर देता है। ऑफ किसको करता है? मेन अप्लायंस को बचाने के लिए। तो ये डिसोसिएशन का, रिप्रेशन का जो अमल होता है, जिसमें कि इंसान बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो वाक़या उसके साथ हुआ ही नहीं है। मैंने अपनी कहानी भी आपको यही समझाने के लिए सुनाई है कि that's how traumatized I was। और जब आप कराची जैसे शहर में पले बड़े हों, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपके अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि आप वापस अपनी फैमिली के पास सही सलामत पहुंचेंगे भी या नहीं। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन शहीद हो गए। डाकुओं की बाइक को गाड़ी से टक्कर मारी थी। अतहर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे। मैं अतहर को मना करती थी कि आप वैन लगवा दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि सुबह सुबह आप उठ के पहले बच्चों को छोड़ें फिर मुझे छोड़ें, तो आप उन्हें वैन लगवा दें। तो वो कहते थे नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो मुझसे रास्ते में बातें करते हुए जाते हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। हालांकि वो रात को लेट घर आते थे क्योंकि इवनिंग शिफ्ट करते थे, तो हमेशा मैं उन्हें कहती रहती थी, बट वो कहते थे नहीं मुझे अच्छा लगता है। अतहर मतीन एक लविंग बाप और शौहर घर के पास वाले स्कूल में अपनी बेटियों को स्कूल ही तो छोड़ने गए थे। क्या कसूर था उनका कि उनको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना था, कि उनसे दूसरों को मुश्किल में ना देखा गया। जहाँ एक बाप की बात हो रही है, वहीं हम एक बेटे की भी बात कर लेते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अफसोसनाक वाकया। सऊदी अरब से बाप के जनाजे में आए बेटे को डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उसके घर वालों के गुमान में भी नहीं होगा कि बाप के साथ साथ इन मोबाइल स्नैचर्स की वजह से बेटे का भी जनाजा पढ़ाना पड़ जाएगा। एक लम्हे को, अपने आप को उनकी जगह पे तस्वुर करें। नहीं करना चाहते ना, सोचे जिस चीज का आप गुमान भी नहीं करना चाहते वो वाकया किसी की हकीकत है। हमने जिब्रान की फैमिली को रीच आउट करके
इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया, लेकिन वो इस बारे में अभी कुछ बात नहीं करना चाहते थे। हमने भी आगे से कोई इसरार नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त उन पे क्या गुजर रही होगी, वो कितना बेबस फील कर रहे होंगे। अब तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अक्सर कराची वालों की तो एक नहीं कई बार इनसे मुलाकात हो जाती है। मतलब मुझे तो बगैर गन दिखाई ले गया वो, इस कदर मुझे यकीन हो चुका था कि ये सच्चा और हक पे है कि उसने सिर्फ इशारा किया कि हो सकता है वो अपनी किडनी के ऑपरेशन के पैसे मांग रहा हो, क्योंकि उसने कुर्ता सिर्फ हल्का सा यूं किया था। मैं ये समझा मोबाइल छीनने आया तो मैंने दे दिया, उसने भी समझा शायद मैं मदद ही कर रहा हूँ। मुझे आज तक कंफ्यूजन है वो स्नैचिंग थी भी कि नहीं। खवातीन को मैंने देखा है कि वो मोबाइल स्नैचर के सामने दे टेक देयर टाइम, वो आराम से रहती हैं, वो पैनिक नहीं करती। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने दो बार या एक बार याद है मुझे कि उसने मोबाइल स्नैचर से वो भाग गई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत न होती, मगर वाइफ ने मेरी दरवाजा फौरन गाड़ी का बंद किया और हॉर्न पे हाथ रख दिया और वो भाग गया मोबाइल स्नैचर। वो कुछ भी कर सकता था, ये नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन उनके अंदर इतने सेंसेस थे कि उन्होंने कोई रिएक्ट किया। खवातीन कर ले जाती हैं, क्यों मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह रही होगी, मगर मैंने ये विटनेस किया। मेरा सेकंड एक्सपीरियंस भी स्नैचिंग का हुआ था। मैं अपनी वैन के दूसरी तरफ बैठी हुई थी, मेरे वैन ड्राइवर के डैशबोर्ड पर उसका वॉलेट रखा हुआ था, वो लेके चले गए। उन्होंने बस मुझसे आके अपना फोन और वॉलेट दे दो। फोन तो उन्होंने खैर देख लिया था, तो फोन उन्होंने ले लिया। उसके बाद वॉलेट का मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे पास वॉलेट नहीं है, तो वो इतनी जल्दी में थे कि फिर वो वॉलेट वगैरह लेके नहीं। तकरीबन 3 बार मेरे साथ जो है वो मोबाइल स्नैचिंग का वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें एक बार मैं गाड़ी में था तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने थोड़ा सा अपना रूट चेंज किया था, तो 2 लड़के आए, मैं समझा कि शायद भाई गाड़ी में कोई हेल्प करने के लिए आए। आते ही वो गन रख देते हैं, उन्होंने लोड करके गन रख दी और बोला भाई जो भी है आप दे दें। तो आप जाहिर सी बात है मोबाइल पहली बार दिया जाता है और फिर वॉलेट मांग लेते हैं। उसमें ये हुआ कि मैंने उससे कहा कि भाई आप जो है वो पैसे ले लें इसमें से, मुझे शनाख्ती कार्ड वगैरह इसमें, तो उसने मुझे वॉलेट दे दिया। उसने मुझ पर एहसान कर दिया। ये तीसरी मेरी साथ वारदात हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली 2 में भी मैंने नहीं दिया था मोबाइल और अच्छा रिकॉर्ड है मेरा, तो अभी भी मैंने मेंटेन रखा 3-0 चल रहा है। ये है वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी जिसमें कराची वाले जिंदगी गुजारते हैं। और आप जानते हैं कि मुसलसल एंजाइटी में रहने से आपके साथ क्या होता है? अब मैं बात करूंगी स्ट्रीट क्राइम से जुड़े हुए दूसरे अजाब की। इनायत अली खान मरहूम ने कहा था कि हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। लेकिन कराची में इससे भी बुरी सिचुएशन है। यहाँ तो लोग इंसानियत का मजाक बना लेते हैं, और कराची की इस बेबसी का मजाक सिर्फ कराचीआइट्स खुद नहीं उड़ाते, बल्कि अब तो मोबाइल स्नैचिंग पूरे मुल्क में कराची वालों की पहचान बन चुकी है। हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के एक साहब हैं, लाहौर बेस्ड है। तो रफ्तार की एक वीडियो के सिलसिले में उनसे बातचीत हुई, उनकी कॉल आई मुझसे, उनको स्टूडियो पे कुछ फीडबैक देना था। तो खैर हमारी गुफ्तगू चल रही थी और मेरी उनसे पहली दफ़ा फ़ोन पे बात हो रही थी। और उस बातचीत के दौरान अचानक उन्होंने कहा, भाई आप लाहौर क्यों नहीं आ जाते? मैंने नहीं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊं। कह रहे नहीं आ जाए, वैसे भी मोबाइल छिनवा के तो आप थक चुके होंगे कराची में। और उन्होंने इस बात को ना कोई 2-3 दफ़ा रिपीट किया, यार आपने कराची में, मतलब उन्होंने मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाया इस चीज़ को। और वो मजाक कर रहे थे शायद, लेकिन यार ऑनेस्टली मुझे आई गॉट ऑफेंडेड। यार ये मतलब क्या मजाक की बात है, और क्या हमारी शनाख्त बन गई है कराची वालों की। असल में कराची में मोबाइल छीनना ऐसे ही है जैसे कि लाहौर के बारे में कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं बकिया वो जमिया नहीं। तो कराची में अगर आपके साथ मोबाइल नहीं छीना तो समझे आप कराची वाले नहीं हैं। आई ऑल्सो हैव अ फ्रेंड इन लाहौर। अक्सर कभी उससे कराची आने की बात होती है, या अगर मजाक में उससे कहूँ कि यार तुम यहाँ मूव क्यों नहीं कर जाते, तो उससे भी ये बात सिर्फ एक ही वजह से नागवार गुजरती है, यार अब तुम्हारे सामने ही है, इंस्टाग्राम पूरा फेसबुक पूरा ट्विटर भरा पड़ा हुआ है कि हर दूसरे कोने के ऊपर कराची के अंदर मोबाइल स्नैचिंग होती है, डकैतियां होती हैं। कराची के जितने भी खानदान है वहां पे रहते हैं ना, ठीक है, उस खानदान में कोई ना कोई ऐसा फर्द होगा जिसके साथ कभी ना कभी कराची के अंदर जिंदगी के अंदर डकैती हुई। और आम लोगों को तो छोड़े, जिन्हें ये सब कंट्रोल करना था वो भी स्ट्रीट क्राइम्स को काफी लाइटली लेते हैं। 2008 से 13 वाले हालात नहीं है कराची में, स्ट्रीट क्राइम का इशू है, हाइप भी एक क्रिएट की गई है। जिया साहब ने ये स्टेटमेंट मार्च 2024 में दिया था, एक ऐसे वक्त के दौरान जब सिर्फ पिछले 3 महीनों में ही 49 लोग स्ट्रीट रॉबरी में मज़ाहमत के दौरान मार दिए गए थे। 49 people, meaning 49 families were destroyed
इन 3 months। मोबाइल स्नैचिंग की हाइप क्रिएट की हुई है। अगर हम सोचें तो जिन लोगों ने अपने प्यारों को ऐसी वारदातों में खोया होगा उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। ऐसी वारदातों की हंसी उड़ाना, उन पे मीम्स बनाना, इस बारे में प्रैंक करना जैसे ये कोई छोटी सी बात है। अबे रोक 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 जल्दी 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 जल्दी। अरे आपके साथ कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये वॉलेट किस ब्रांड का है। अबे लगा 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 लगा। ये मजाक नहीं है, क्योंकि इंक्लूडिंग माय फैमिली, काफ़ी फैमिलीज इस चीज़ से गुजर के वो सारी ज़िंदगी ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं। हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हमारे पास अभी भी अच्छा घर है, अच्छा खाना है, अच्छे पहनने के कपड़े हैं। काफ़ी लोगों के पास वो भी नहीं होते, एंड देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसको मजाक बना देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप जो है फॉर द फन लें, क्योंकि ये पूरी एक शख्स की जो लाइफ है कितने लोगों से जुड़ी हुई है। अगर मैं सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी भी बात नहीं करूँगी, अतहर की मदर इतना ज़्यादा अटैच थी और उनकी बेटियां, बहनें, एवरीवन, उनके दोस्त मतलब वापस ही नहीं आ पा रहे उस ट्रॉमा से। और आप लोगों के लिए एक मजाक है कि बस आप लोगों ने इसको एज अ जोक ले लिया। आप इस चीज़ को सीरियसली देखें कि ये जो डेथ्स हो रही हैं, ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इनके पीछे पूरी पूरी कहानियाँ छोड़ के जाते हैं। ये हर तीसरे दिन कराची में एक शख्स मोबाइल की वजह से जान से चला जाता है। ये बहुत एबनॉर्मली हाई नंबर है, लेकिन कोई इसके बारे में ना बात करता है, ना कोई इसको सीरियसली लेता है। मतलब आप सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मर्डर विक्टिम हो, या इवन फ़लस्तीनियों का जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है, उनके साथ जो मजालिम हो रहे हैं, अगर उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया जाए तो इज इट ओके? मतलब लोग जान से जाते हैं शहर में मोबाइल छीनने की वजह से, और आपने इसको इतना ट्रिविलाइज कर दिया है कि आपने इसको मीम्स और जोक्स का टॉपिक बना दिया है। हम अपनी मीम्स के लिए फेमस माने जाते हैं कि भाई पाकिस्तानियों का ह्यूमर इज अनबीटेबल। मई में होने वाली पाकिस्तान इंडिया जंग आपके सामने सबसे वाज़े एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है। हम भी इस मजाक में कूल लगने के लिए 2-3 जोक शेयर कर देते हैं। हम कॉल आउट क्यों नहीं करते कि भाई ऐसी चीजों का मजाक उड़ाना नॉर्मल नहीं है। और अगर कोई कॉल आउट कर भी दे तो क्या सुनने को मिलता है कि इट्स नॉट दैट सीरियस, हर चीज को दिल पे ना लिया करो। ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है। ऐसी चीजों का मजाक बनाकर हम अपने आप को नॉर्मल रखते हैं। बट इज इट? जंग जब होती है तो लोग गाने बनाते हैं गाने। जंग के दौरान गाने बनाने का कोई तुक बनती है? नहीं बनती। लेकिन हर आदमी जो सोसाइटी का एक मेंबर होता है, वो आर्टिस्ट हो, वो फौजी हो, वो एक आम शहरी हो, वो अपने अपने तरीके से एहतजाज करता है। ठीक है, एक कमेडियन से यू कैन नॉट आस्क अ क्लाउन टू स्टॉप द सर्कस। सही है, एक कमेडियन जो है वो अपनी जंग अपनी ह्यूमर से करेगा। वो ह्यूमर के तरीके से बताएगा कि यार इस मुल्क में क्या क्या गलत है। एक शायर जो है वो शायरी करेगा, एक गुलकार एक गाना बनाएगा। वो यही कर सकते हैं ना, अपना एहतजाज अपने तरीके से रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब मोबाइल चोरी होती है, इतनी नॉर्मलाइज चीज हो गई है, और मैंने नहीं की ये नॉर्मलाइज। आवाम थोड़ी करती है किसी चीज को नॉर्मलाइज, भाई गवर्नमेंट करती, कोई एक्शन नहीं लेती। क्या कर, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाइए अपनी मोबाइल स्नैचिंग की, पुलिस का एटीट्यूड देखिए। पुलिस क्या इसको इस तरह से लेती है कि आपको लगे हाँ यार कोई बड़ी चीज हो गई है? नहीं लेती, कहती है अच्छा यार सभी के होते हैं, आप भूल जाइए मोबाइल को, बस रिपोर्ट लिखवा दीजिए, सिम ब्लॉक करा दीजिए। मतलब मोबाइल चोरी का होने के बाद जो पोस्ट मोबाइल चोरी जो प्रोसेस है वो क्या है? वो सिम बंद करा दे भाई, IMEI नंबर ब्लॉक करा दे, बस यही है टोटल। मोबाइल मिलेगा नहीं दोबारा। किसी की जान चली जाए तो वो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कट जाती है। भाई ये मैंने थोड़ी नॉर्मलाइज किया है, इसको हुकूमत ने नॉर्मलाइज किया, इसको उन लोगों ने नॉर्मलाइज किया है जिसको इसको खत्म करना था। अब आप एक कमेडियन से कहें जी आप इस पे जोक ना किया कीजिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला। भाई सेंसिटिव मामला जंग भी है। सेंसिटिव मामला जो है वो दुनिया के सारे मसाइल जिस पे कमेडियन बात करता है वो सब सेंसिटिव मामले। कोई अपनी बीवी के मसाइल पे जोक करता है। अब दुनिया में कितना डोमेस्टिक वायलेंस है, बीवियों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जाता है। अब कोई एक अपनी बता दे यार मेरी बीवी बड़ी सख्त है, इस तरह के जोक्स करते हैं ना कमेडियन। अब कोई ये उठ के कहे यार बीवियों के बाद इतना जुल्म हो रहा है, कमेडियन ने ये जोक कर दिया, इस पर जोक ही नहीं करना चाहिए था आपको। तो दुनिया में ट्रेजेडीज पर ही अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बातें होती है। गजलें भी जो है वो जुदाई पे लिखी जाती हैं। जाहिर बात है कि जो खवातीन और जो फैमिली जिन्होंने ये लॉसेस बियर किए हैं, अब जाहिर बात है, अब मैं जंग के दौरान मीम्स बन रही थी तो जो नौजवान हमारे फौजी भी शहीद हुए होंगे बॉर्डर पे, उनके घर वालों ने देखा होगा तो वो भी सोचते होंगे यार हमारा बच्चा मर गया, मुल्क जो है वो हंस रहा है। ऐसा तो नहीं है ना मुल्क हंस रहा है, मुल्क वो जोक के जरिए
उन शहादतों का मजाक नहीं उड़ा रहा, कोई भी कमेडियन में जोक के जरिए उन फैमिलीज का मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा ना खास्ता, जिनके बच्चे इस मामले में जांबाक हो गए। हम हुकूमत को हिलाने के लिए जोक्स करते हैं, कभी कभी कुछ नॉन सीरियस बात जोक जो है ना वो ज्यादा हिट करता है। ह्यूमर कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। स्ट्रेसफुल इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक। दरअसल ह्यूमर की दो इकसाम होती हैं, सेल्फ एनहांसिंग जो वाकई में आपका मूड बेहतर करने के लिए अच्छा साबित होता है, और दूसरा सेल्फ डिफीटिंग, असल फसाद की जड़। एक अमेरिकी रिकवरी सेंटर के मुताबिक ये किस्म एक इमोशनल बैरियर क्रिएट करता है। मतलब हम उस दर्द से डील करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं जिसका सामना करने के लिए हम रेडी ही नहीं है। पास्ट ट्रॉमा के साथ कोप करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल फॉल्स सेंस ऑफ स्ट्रेंथ क्रिएट करता है, मतलब झूठी तसल्ली कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जिसकी वजह से आप अपने रियल इमोशंस के सामने डट के खड़े नहीं हो पाते। इमोशनल अवेयरनेस की रसाई को रोककर सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर की वजह से आप शायद थोड़े से बेहिस भी हो जाते हैं। सो अब आप मुझे बताएं कि हमारे ह्यूमर किस कैटेगरी में आता है? क्या हम उसका इस्तेमाल सिर्फ आर्जी रिलीफ के लिए करते हैं या मुकम्मल तौर पे अपने असल जज्बात से डिटैच हो गए हैं? अगर साइकेट्री के एंगल से बात करें तो कोपिंग नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या फ़र्क होता है? कोपिंग मैकेनिज्म वो सारे होते हैं कि जिनको हम कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जबकि डिफेंस मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिनको हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ह्यूमर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स कि जिसमें इंसान बड़े मेच्योरली बिहेव करते हुए अपने स्ट्रेस को ह्यूमर में कन्वर्ट कर लेता है। पर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ह्यूमर में कन्वर्ट करना और चीज़ है और मजाक बनाना और चीज़ है। जब मजाक इंसान किसी चीज़ का बनाता है तो वो मोस्टली कॉन्शियसली बना रहा होता है। पर होता ये कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, डिसेंसिटाइजेशन, तो हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ना। जब एक ही तरह के वाक़यात, जब ये स्नैचिंग शुरू हुई थी जिस ज़माने में, तो उस ज़माने में कितना खौफ व हिरास पहला करता था। अल्टीमेटली फिर एक बार वो भी हमने देखा कि जब लोगों ने कहा भी कुछ ना कुछ जेब में रख के जाओ ताकि स्नैचर्स को देने के लिए कुछ हो, और वो दिन हमें पता है कि अगर आपके पास देने को उसके पास कुछ नहीं है तो इस बात पे गोली मार दी कि तुम्हारे पास से कुछ निकला ही नहीं। तो डिसेंसिटाइजेशन का एक, जिसको हम अपनी ज़बान में एक लर्नड हेल्पलेसनेस भी कहते हैं, कि जब आप कुछ नहीं कर पाते तो फिर आप या तो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं या आप उसमें बिल्कुल ऐसे कि बस सही है, जस्ट आई कांट डू। सो इट्स जस्ट एन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑन द पार्ट ऑफ द होल सोसाइटी एट टाइम्स। पर मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। शायद यही वजह है कि कराची वाले अपनी आइडेंटिटी इस शहर के साथ अब जोड़ना ही नहीं चाहते। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोल डाला था कराची के लोगों से ये पूछने के लिए कि अगर उनको मौका मिले तो वो लाहौर या इस्लामाबाद मूव कर जाएंगे। लिमिटेड ऑडियंस में मबनी है, लेकिन 65% लोगों ने यस वोट किया। अब आखिर कराची का ताबिश भी तो यहाँ का नहीं रहा। लाहौर में रहता हूँ मैं अब। अगेन लाहौर इज अ बिग सिटी। ऐसा नहीं है कि उसके 2 करोड़ लोग रहते हैं। 2 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा शहर होता है। कनाडा में कोई शहर नहीं जिसमें 2 करोड़ लोग रहते हो। मगर लाहौर के अंदर ये फीलिंग ऑफ फेयर ही नहीं है। आप कुछ क्रिटिसाइज करेंगे जी, लाहौर में भी होता है, मगर लाहौर में अगर होता भी है तो वो इतना मिनिमल होता है कि किसी के दिमाग में नहीं है कि ये लाहौर में होता है। 1 ऑड केस कहीं हो जाए, कहीं आइसोलेशन में, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि जी लाहौर का कल्चर है। मैं पाकिस्तान छोड़ के जब गया आज से 6 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले, तो मैं कराची छोड़कर गया। मेरा पाकिस्तान तो कराची था। हर शहरी का जो शहर होता है वही उसका मुल्क होता है। सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान मेरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान तो मेरा मुल्क है, मगर वतन तो आपका वो शहर होता है जहां आप रहते हैं, आपका मोहल्ला होता है। मैं कराची छोड़कर गया, पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया। और मैं इसी वजह से गया कि यार मैं जब निकलता हूँ, अभी भी जब कराची जाता हूँ, तो ट्रैफिक जैम जब होता है तो मैं डरा बैठा होता हूँ गाड़ी में, मोबाइल अंदर रख रहा होता हूँ, वॉलेट में से ओरिजिनल चीजें निकाल के, ज्यादा कैश निकाल के कहीं छुपाता हूँ कि कहीं अभी कोई दरवाजा खटखटाएगा तो फौरन दूंगा, तो कोई डिले आ गया तो उसको गोली ना मार दी। डर है, खौफ है, और इससे मुझे नहीं है, पूरे कराची को है। और उसी से 1.5 घंटे की फ्लाइट पकड़ के मैं लाहौर आता हूँ तो मोबाइल गोद में रखा होता है। मोबाइल अक्सर आप लाहौर में देखेंगे बहुत स्लो गाड़ियां चल रही होती हैं ट्रैफिक में। क्यों चल रही होती है? कि मेजोरिटी ऑफ देम आर वॉचिंग और टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। मैं ये देखता हूँ वहां पर लाहौर के अंदर, और कोई मोबाइल उठाए गाड़ी चला रहा है।
कराची में तो ये हिम्मत ही नहीं कर पाता कोई, तो वहाँ तेज गाड़ियां चल रही होती। मैं कमेडियन हूँ तो मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ और मैं इन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट कर सोसाइटी को दिखाता हूँ। अक्सर मैं जब कराची के मोबाइल चोरी की बात अपने शो पे करता हूँ तो कराची के लोग शिकायत करते हैं कि आप हर वक्त कराची की बुराई करते रहते हैं। तो मुझे सिर्फ एक सवाल कहता हूँ कि आप अच्छाई कीजिए, बताइए एक अच्छाई बताइए मुझे। बुराई बताना किसी शहर की उससे गद्दारी नहीं होती, ये सबसे बड़ी वफादारी है, यही पेट्रियोटिज्म है कि आप गलतियों को मार्क करें। सबसे पहली स्टेप किसी चीज के करेक्शन की, किसी चीज को सही करने की प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तभी तो ठीक होगी। जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं उनको आप कह देते हैं ये तो हर वक्त बुराई करते रहते हैं। बुराई नहीं है भाई, आप मुझे बताइए अच्छाई, मैं करूंगा अच्छाई। असल में कराची है ही एक बहुत बेबस शहर, ये बात मैं और आप दोनों जानते हैं। लेकिन जहाँ ये शहर सबको पालने की पहचान रखता है, वहाँ छीनने की। कहने को पाकिस्तान का लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस हब है, लेकिन इसका शुमार लीस्ट लिवेबल सिटीज में आता है। आई थिंक हम लोगों का माशरा बहुत इनसेंसिटिव हो गया है और डिसेंसिटाइज्ड हो गया है इन सारे चीज़ों में, और क्योंकि इस पे हाईलाइट करना, इस पे बात करना से आपको कोई फ़ायदा महसूस नहीं होता, तो आप इसको एक सॉर्ट ऑफ एज अ कल्चर हमने आई थिंक कराची का खुदा ना खास्ता बना दिया है कि यहाँ पे ये चीज़ें तो एक्सेप्ट करनी ही करनी है। कराची में रहना है तो एक एक्स्ट्रा फ़ोन लेके चलना है, आपको हर वक्त एक एक्स्ट्रा जो भी इमरजेंसी का आपको रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे कॉमनैलिटी है जो कि बहुत अफसोस की चीज़ है। और एक नॉर्मल इंसान ऐसे माशरे में, ऐसे सोसाइटी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे उसकी हेल्थ या उसकी जो बेसिक लाइफ है वो ही उसकी सेफ्टी ना हो, सिक्योरिटी ना हो। द इकोनॉमिस्ट के ग्लोबल सर्वे के मुताबिक कराची की रेटिंग आउट ऑफ 173 सिटीज 170th पे आती है। ये रेटिंग 5 अनासर को देख कर दी जाती है: हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर एंड एनवायरनमेंट। मतलब ये 5 चीज़ें या तो इस शहर में ना होने के बराबर हैं या तो हैं ही नहीं। कराची सबका, लेकिन कराची का कोई नहीं। लेकिन यहाँ के हालात जितने भी बुरे हैं उससे भी अच्छे उसके लोग। इन हालात में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बिल्कुल इसी शहर की तरह। अपना चाहे कोई हाल ना हो, लेकिन दूसरों की मदद करने में पेश रहते हैं। इसलिए दूसरों को मुश्किल में देखकर रहा नहीं जाता और बिला झिझक अपनी परवाह किए बगैर हम दूसरों की मदद को पहुंच जाते हैं, जस्ट लाइक अ हीरो। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद अतहर मतीन साहब भी अपने इस शहर की तरह ही थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों के लिए अपनी जान लड़ा दी। वो चीज़ें सब बेयर करना वाकई में बहुत बहुत मुश्किल था। और फिर उसके बाद जो दूसरा मोमेंट था मेरे लिए वो ये था कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। थोड़ी देर पहले मुझे नहीं पता कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा, और थोड़ी देर बाद मुझसे पूछा जा रहा था कि अब इसे कहाँ छोड़ें। मतलब मुझसे भी नहीं पूछा जा रहा था, आपस में डिस्कशन हो रहे थे मेरे भाई के और अतहर के भाई के कि इसको वहाँ छुड़वा देते हैं, इसको वहाँ छुड़वा देते हैं। क्योंकि मेरे घर पे तो हम लोग अलग रहते थे, तो वहाँ पे कोई है ही नहीं ना, बच्चे स्कूल में हैं और कोई भी नहीं है, तो वो मुझे अकेला वहाँ तो नहीं छुड़वाएंगे। तो फिर वो सोच रहे हैं कि यहाँ छुड़वा दें, वहाँ छुड़वा दें। एनीवे मतलब बहुत ही मैं शॉकिंग उसमें थी कि यार मुझे किसी क्या नहीं जाना, मुझे अपने घर पे जाना है, मेरा अपना एक घर है। ये क्या मतलब डिस्कशन हो रहा है। मुझे याद है एक बार हम लोग उनके साथ एक रक्षा में जा रहे थे और उस रक्षा वाले से उन्होंने दोस्ती कर ली, नंबर एक्सचेंज कर लिया। And he's like, hi, my name is Athar. And what's life? How much has it changed? It has changed drastically, बहुत ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे कि ना मैंने यहाँ पुलिस की बात की, ना सिंध गवर्नमेंट को लताड़ा, ना क्राइम के होने की वजूहात डिस्कस की, ना किसी की नेग्लिजेंस पे कोई बात की। इस मुल्क में वैसे ही बहुत क्राइम है, और कहाँ तक मैं सिंध हुकूमत को कोसूं, कहाँ तक लकीर पीटूं? क्या उनका इस पे कोई कसूर है? बिल्कुल है, बट आई विल लीव दैट फॉर सम अदर डे। मैंने आज सिर्फ आपसे बात करनी थी, एक आम शहरी की कहानी दूसरे शहरी को सुनानी थी, क्योंकि बांटने से तो गम कम होता है। और हाँ, एक मैसेज स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी देना था। डियर स्ट्रीट क्रिमिनल्स, इतने फोन्स छीने होंगे अब तक, तो उम्मीद है कि उन्हीं फोन्स में से किसी एक पे आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। मैं नहीं जानती आप में से कौन बेरोजगारी की वजह से और कौन पेशे के तौर पे इन कामों में मुलव्विस है। वजह कोई भी हो, मासूम जानों के खून का जवाब नहीं बन सकता। ट्रिगर दबाकर सिर्फ एक जान नहीं जाती, एक पूरा घर उजड़ जाता है। एक घर बैठी माँ अपने बच्चे का इंतजार ही करती रह जाती है। एक बीवी यही सोचती रह जाती है कि रास्ते में शायद गाड़ी खराब हो गई होगी। एक बच्ची अपने स्कूल के ऑफ टाइम पर अपने बाबा का वेट ही करती रह जाती है। एक बहन
यही सोचती रह जाती है कि शायद भाई की ऑफिस में आज लेट सेटिंग होगी। इस ना खत्म होने वाले इंतजार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इन मासूम जानों का खून आपके हाथ में है और सिंध सरकार से तो शायद आप बच भी जाएं, लेकिन एक दिन आएगा जब आपका गिरबान आपके सारे विक्टिम्स के हाथ में होगा। आप छुड़ाना चाहेंगे, भीख मांगेंगे जैसे इस दुनिया में वो अपने वॉलेट और मोबाइल के लिए आपसे मांगते थे, लेकिन उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा और वो हाथ आपको हमेशा की आग और जिल्लत में दाखिल करवा देंगे। अब आप और शायद कुछ व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे बोलने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यू नेवर नो, हो सकता है थोड़ा बहुत पड़ भी जाए। मेरा तो काम है सवाल उठाना, आईना दिखाना, जो कम से कम इस चीज का मजाक उड़ाने से तो करोड़ दर्जे बेहतर ही है।